हेलो दोस्तों, आज का जो है वीडियो वो है जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। यहाँ पे भी एक मेगा ऑफर है आपका जेआईबी कोर्सेज में, जो कि स्टार्ट होता है 600 रुपये से। पहला सवाल देखिए, बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट अकाउंट्स विथ रेसिडेंट्स कैन बी ओपनड बाय नॉन रेसिडेंट्स। बोलते हैं ऐसा कौन सा अकाउंट है जहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट को रेसिडेंट का ओपन कर सकते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन के साथ। ए ऑप्शन है एफसीएनआरबी, बी ऑप्शन एनआरई, सी ऑप्शन है एनआरओ, डी ऑप्शन है एनआर। ठीक है, तो अब सोच के जवाब दीजिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें जहाँ ज्वाइंट अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन के साथ। एफसीएनआरबी है, एनआरई है, एनआरओ है, एनआर है। सोचिए, बिल्कुल सही जवाब है इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट में क्या होता है कि हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एनआरओ अकाउंट में क्या होता है कि ये ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें ज्वाइंट अकाउंट में ऐसी भी कंडीशन है जहाँ पे आप एनआरआई है, ठीक है, कोई भी एनआरआई है तो उसके साथ, एनआरआई तो खैर होगा ही होगा, एनआरआई तो है, आपको रेसिडेंट इंडियन यानी इंडियन एक अकाउंट होना चाहिए, यानी इंडियन रेसिडेंट एक होना चाहिए इसके साथ, तो आप ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ये अलाउड है, इस तरह का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये अलाउड है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में अलाउड है। पर अगर आप ये भी एनआरआई है, ठीक है, नीचे भी एनआरआई है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, इस केस में ये अलाउड नहीं, दोनों एनआरआई अलाउड नहीं है, बट एक एनआरआई एक इंडियन रेसिडेंट अलाउड है एनआरओ में। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ए बैंक कैन स्टॉप या क्लोज द अकाउंट फॉर ए कस्टमर। बोलता है किन कारणों से बैंक चाहेगा तो उस अकाउंट को स्टॉप या क्लोज कर सकता है कस्टमर का। ए ऑप्शन है वेयर द कस्टमर रेगुलरली ड्रॉज चेक्स विदाउट सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट, जहाँ पे कस्टमर रेगुलरली ड्रॉ करता है चेक बिना सफिशिएंट बैलेंस के अकाउंट से। बी ऑप्शन है वेयर द कस्टमर इश्यूज चेक्स एंड फ्रीक्वेंटली स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक्स। बोलते हैं जहाँ पे कस्टमर चेक इशू करता है, फ्रीक्वेंटली स्टॉप पेमेंट करता है चेक को। तीसरा ऑप्शन है वेयर द कस्टमर एक्ट्स इन ए मैनर डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंक। बोलते वैसा जगह जहाँ कस्टमर ऐड करता है इस संबंध में जो कि बैंक के इंटरेस्ट के अहित में होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो आपको इसमें सोच के थोड़ा बताना होगा ऑप्शन। सोचिए, बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑल द अबव। देखिए, बैंक के पास क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कस्टमर के अकाउंट बंद कर सकता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि कस्टमर रेगुलरली चेक को ड्रॉ कर रहा है, पैसा निकालना चाह रहा है कस्टमर, अब पता चलता है अकाउंट बैलेंस नहीं है, कस्टमर पैसा निकाल रहा है, ये गलत चीज़ है और बार बार कर रहा है। ठीक है, इसलिए रेगुलरली सब इस तरह के कस्टमर का अकाउंट बंद ही कर देना है। बी ऑप्शन है कि कस्टमर इशू करता है चेक, तुरंत स्टॉप पेमेंट करवाता हो चेक को और बार बार करवा रहे इस तरीके का काम, तो यहाँ पे भी बंद कर देना है। तीसरा काम क्या है कि कस्टमर जो है इस एक्ट में इस तरीके से एक्ट करता है जो कि बैंक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, डिटरमिनेंटल है, तो इस केस में भी बंद कर देना है। यानी तीनों ऑप्शन सही है। बी क्वेश्चन है, बी वाज हैविंग एन अकाउंट विद यूनिवर्सल बैंक, बी गॉट कंफर्मेशन फ्रॉम बी फॉर द बैलेंस इन द अकाउंट, लेटर बी ब्रॉट टू द बैंक नोटिस दैट टू false checks have been debited to his account. Bank however claimed that the customer has already confirmed the balance. बोलते कि बी यहाँ पे जो है वो उसका अकाउंट यूनिवर्सल बैंक के साथ, बैंक बोलता है कि यहाँ पे बी के साथ कंफर्मेशन लिया है अकाउंट के बैलेंस है, जहाँ पे कि बाद में बी ने बैंक के नोटिस में 2 चेक लाया, फोर्थ चेक जो कि डेबिट हो गया उसके अकाउंट में, बैंक फिर भी यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि कस्टमर ने यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म किया था बैलेंस। ये ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज नॉट लायबल एज कस्टमर इज ऑलरेडी कंफर्म द बैलेंस। बैंक बोलता है लायबल नहीं होगा क्योंकि कस्टमर ने यहाँ पे बैलेंस कंफर्म किया है। बी ऑप्शन दो, कस्टमर इज राइट बट आफ्टर कंफर्मिंग द बैलेंस ही कैन नॉट गॉट एंट्री रिवर्स। बोलते हैं एक बार भले ही कस्टमर सही क्यों ना हो बट एक बार कंफर्म कर दिया बैलेंस तो एंट्री रिवर्स नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, बैंक इज लायबल फॉर फोर्स द चेक एंड इज हैज टू रिवर्स द एंट्री। बोलते बैंक लायबल होगा फोर्स चेक के लिए और यहाँ एंट्री रिवर्स करना होगा। डी ऑप्शन है, बैंक एंड कस्टमर हैव टू शेयर द लॉस ऑन प्रोरेटा बेसिस। बोलते बैंक और कस्टमर को शेयर करना होगा जो भी लॉस हो गया प्रोरेटा बेसिस के हिसाब से। आपके हिसाब से क्या सही होगा?
बिल्कुल सही, यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। बैंक अगर फोर्स चेक आया तो बैंक की जवाबदेही होती है, बैंक को हर हाल में पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, यानी एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर वाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 4 है 4। वाई ए कस्टमर ऑफ बैंक बी यूज्ड टू हैंड ओवर चेक्स इन हिज फेवर फॉर डिपॉजिट इन his account to an employee of the bank to who withdrew the money of the check from the door's account maintained in that bank and misappropriated. When the fact came to notice of Y, he asked the bank to make the good the loss as the employee was on roll of the bank. Bank refused to company Y. बोलता है कि Y जो एक कस्टमर है बैंक का, B जो कि हैंड ओवर किया चेक, जो कि फेवर करता है डिपॉजिट करना उसके अकाउंट में, जो एम्प्लॉय होगा उस बैंक को हैंड ओवर कर दिया चेक। क्या क्या बी, जो वाई था वो कस्टमर है बैंक बी का, उसने हैंड ओवर किया चेक बैंक के एम्प्लॉय को, और बाद में वही एम्प्लॉय ने पैसा निकाल लिया, ठीक है, और उसको मिस एप्रोप्रिएट किया। बाद में पता चला वाई को, तो बैंक के पास आता है और बोलता है, तो बैंक बोलता है कि वो एम्प्लॉय चूँकि ऑन पेरोल था और उसने जो भी लॉस किया उसके लिए बैंक पैसा नहीं पे करेगी, ये बोलना चाहती है। ये ऑप्शन है वाई हैज द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट वाई, एक्ट अगेंस्ट द बैंक, बोलता है वाई के पास अधिकार है कि प्रोसीड करे बैंक के अगेंस्ट में। बी ऑप्शन वाई हैज द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द बैंक एंड ऑल्सो इंडिविजुअली अगेंस्ट द एम्प्लॉय, बोलता है कि वाई के पास राइट है कि प्रोसीड करे बैंक का और अगेंस्ट एम्प्लॉय के। सी ऑप्शन बैंक इज नॉट लायबल सिंस हैंडलिंग ओवर चेक टू बैंक एम्प्लॉइज द बैंक हैज हैड नेवर ऑथराइज द एम्प्लॉय, बोलते हैं जहाँ पे बैंक यहाँ पे लायबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चेक जो है हैंड ओवर कर रहे हैं एम्प्लॉय को, बैंक एम्प्लॉय को, तो बैंक यहाँ पे अगर ऑथराइज नहीं करता है तो वो लायबल नहीं होगा कि बैंक ने ऑथराइज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है सॉरी डी है, बोलता है बैंक यहाँ पे लायबल होगा उस एक्शन के लिए जो एम्प्लॉय का होगा, तो बैंक इज लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इवन व्हेन दीज आर ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, बोलता है बैंक यहाँ पे लायबल तब भी नहीं होगा अपने एम्प्लॉय का, भले ही बैंकिंग आवर में काम किया हुआ बैंक के बिहाफ में क्यों नहीं काम कर रहा हो। क्या ऑप्शन होगा सही बताइए। देखिए इस केस में जो सही ऑप्शन है सी, कि बैंक यहाँ पे लायबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैंडल किया था चेक को अपने बैंक एम्प्लॉय को, तो बैंक ऐसा कभी कहता नहीं है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, for the purpose of carrying on-site supervision, RBI is important. RBI calls for important returns called, बोलते हैं जहाँ पर्पस होता है कैरी आउट करना ऑफ साइट सुपरविजन, तो आरबीआई कॉल करता है, बताता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट रिटर्न यहाँ पे चाहिए। ये ऑप्शन है BSR यानी बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न, बी ऑप्शन एक्चुअल रिटर्न, सी ऑप्शन आर रिटर्न, डी ऑप्शन DSB रिटर्न। क्या ऑप्शन सही होगा सोच के बताइए। हाँ यहाँ हो जाएगा DSB रिटर्न होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर सेक्शन 38A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, व्हेन हाई कोर्ट ऑर्डर्स लिक्विडेशन ऑफ द बैंक विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी लिक्विडेटेड, बोलता है जहाँ अंडर सेक्शन 38 के तहत बैंकिंग रेगुलेशन का जहाँ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया लिक्विडेशन करने का बैंक होता है, यहाँ पे कौन सा लिक्विडेटर हो सकता है। ए ऑप्शन RBI, SBI और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, बी ऑप्शन RBI कोर्ट अपॉइंटेड RBI या फिर कोई कोर्ट जो अपॉइंट करेगा लिक्विडेटर को बैंक के लिए, सी ऑप्शन RBI, SBI और एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, डी ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड लिक्विडेटर्स। क्या होगा सही ऑप्शन बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, RBI, SBI या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक को अब लिक्विडेटर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स ए कस्टमर ऑफ पॉपुलर बैंक वाई हैज डिपोजिटेड an amount of rupees 12,500 rupees in a saving bank account which was credited by the bank in his favor in the favor of Mr. Y. The relationship between bank and Y is, बोले तो एक्स है कस्टमर है पॉपुलर बैंक का जिसने डिपॉजिट किया अमाउंट 12,500 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट में जो कि क्रिएट किया गया बैंक के द्वारा इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई, ठीक है। बोलता है कि यह क्या रिलेशनशिप होगा बैंक और वाई का। ए ऑप्शन ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी ऑप्शन है डेबिटर क्रेडिटर, सी ऑप्शन है क्रेडिटर डेबिटर, बी ऑप्शन बेनिफिशियरी ट्रस्टी। क्या होना चाहिए क्वेश्चन से सोचिए फिर बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी क्रेडिटर और डेबिटर हो जाएगा। क्वेश्चन डेट है, एन ऑर्डर ऑफ चेक ₹55,000 इज इशूड बाय मिस्टर एक्स in his favor in his account favoring M
जो माइनर है हु अप्रोचेज द बैंक फॉर कैश पेमेंट। बोलता है जो एक ऑर्डर चेक है 55,000 रुपये का जो कि इशू किया गया मिस्टर एक्स को इन फेवर ऑफ वाई, इन फेवर ऑफ एम, जो एक बच्चा है माइनर है। यहाँ पे कौन अप्रोच करेगा पेमेंट के लिए कैश में? ए ऑप्शन है कैश बिंग इज फेवर इन ऑफ माइनर कैन नॉट बी पेड। बोलते कैश हुई चेक जो है छोटे बच्चे के नाम पे इसलिए यहाँ पे पे नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन है कि चेक शैल बी पेड लाइक अदर केसेस, चेक को बिल्कुल अदर केसेस की तरह पे करेंगे। सी ऑप्शन है चेक विल बी पेड इफ द माइनर इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द गार्जियन। बोलते चेक को तभी पैसा पे किया जाता है जहाँ पे माइनर जो यही कॉम्प्लिश करेगा गार्जियन के साथ। डी ऑप्शन है चेक शैल बी पेड इफ द गार्जियन प्रोवाइड्स गारंटी फॉर द पेमेंट। बोलते चेक का पेमेंट पे किया जाएगा गार्जियन प्रोवाइड करता है गारंटी पेमेंट का। तो क्या होगा ऑप्शन बताइए, सोचिए बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चेक को पे किया जाएगा बिल्कुल अदर केसेस की तरह। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इज इशूड ए चेक ऑफ ₹32,000 पेबल टू बी or order the check is misplaced and found by C. C forges B's signature and endorses in favor of D, who presents the check for the payment of from the bank which but is dishonest। बोलता है कि X जो है उसने इशू किया चेक 32,000 रुपये का जो कि पे करेगा B को या फिर ऑर्डर पे। चेक जो मिसप्लेस हो गया C के द्वारा, C ने फोर्ज किया था B का सिग्नेचर और इंडोर्स किया था इन फेवर ऑफ D का, जो कि प्रेजेंट किए गए चेक को पेमेंट के लिए बैंक के द्वारा बट वो डिसऑनर हो गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस केस में? तो सही केस हो जाएगा इसमें सी, डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली। ठीक है, देखिए समझिए एक्स ने इशू किया था चेक बी को, बी का साइन जो था वो सी ने नकली मार दिया जो कि फेवर किया डी को। तो डी भले रिकवर करेगा सी से, बट डी चूंकि सी ने जालसाजी का काम किया तो डी से रिकवर वो नहीं कर सकता। तो डी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर जेड गेट्स डिमांड ड्राफ्ट इशूड फ्रॉम द बैंक इन फेवर ऑफ हिज सन एस हु इज टू विजिट अनदर टाउन इन कनेक्शन विद सम बिजनेस प्रोसीजर्स। He requests the bank to substitute the word order by bearer in the DD as soon that his son does not face any difficulty in the new town। बोलता है जो जेड होता है उसने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया गया बैंक के जो कि फेवर करता है अपने बच्चे के ऊपर, सन के ऊपर, लड़के के ऊपर। एस जो कि विजिट करता है बैंक दूसरे बैंक में इन टाउन ऑफ सम अदर इंटर्न। ठीक है, अब तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डीडी को जो है वो क्या फेस नहीं करेगा डिफिकल्ट नए टाउन में। ये ऑप्शन है कि बैंक कैन नॉट डू सो एज इट विल बी वॉल्यूशन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ एन एक्ट। बैंक ऐसा नहीं कर सकते वॉल्यूशन होगा सेक्शन 31 ऑफ एन एक्ट का। बी ऑप्शन बैंक कैन डू इफ जेड इज ए डिपेंडेंट कस्टमर। बोलते बैंक ऐसा कर सकते हैं जेड डिपेंडेंट कस्टमर है, जेड डिपेंडेबल कस्टमर है। तो सी ऑप्शन है बैंक कैन नॉट डू सो बट इट कैन अरेस्ट द सिग्नेचर्स ऑफ एस ऑन ए सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर। बोलते बैंक यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो टेस्ट कर सकता है सिग्नेचर एस का किसी सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर पे जो कि यूज किया जाएगा आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। बोलते बैंक यहाँ पे बैंक विल नॉट लुक इनटू द इशू एज प्रॉब्लम ऑफ जेड एंड नॉट ए बैंक। बोलते बैंक यहाँ पे देखेगा नहीं कि प्रॉब्लम जेड का है, देखेगा नहीं जहाँ पे जेड की प्रॉब्लम होगी, ना कि वो बैंक का प्रॉब्लम है। तो कौन सा जवाब सही है बताइए? इसके से सही जवाब हो जाएगा सी कि बैंक कैन नॉट डू सो, कर भी सकता नहीं कर सकता, जहाँ पे टेस्ट कर सकता है सिग्नेचर एस का किसी सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर पे। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का कोर्स है, एक है जीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, जैसे अभी आप जो वीडियो देख रहे कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, और दूसरा है जीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स है। ठीक है, ज़्यादा सेलिंग, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा अच्छा कोर्स है। दोनों कोर्स में कंपेरिजन करेंगे तो वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ पे केस स्टडी का वीडियो, यहाँ पे केस स्टडी वीडियो है, यहाँ पे 6,000 शब्द का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पर 13,500 शब्द का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ रिविजन नोट्स है और यहाँ पे रिविजन नोट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है।
और ये कोर्स सबसे एक्चुअली बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 वर्जन का कोर्स मिल जाएगा, वर्जन 1 एंड वर्जन 2, और ये ज़्यादा अपडेट होता है इसलिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पेपर 1 का दाम है 600 रुपये, पेपर 1 का दाम है यहाँ पे 1200 रुपये, पेपर 2 का दाम है अकाउंटिंग का 800 रुपये या 1500 रुपये, पेपर 3 का दाम लीगल का 600 रुपये या 1200 रुपये, और जेबी का कॉम्बो पे करते हैं अगर आप तो उसका दाम है यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे 3000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymiddle.com, ईमेल आईडी हो जाएगा citizen3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है।